जो जमीनी नायक जिस तरीके से कर्पूरी ठाकुर जी थे और जिस तरीके से अध्यक्ष महोदय जी ने आज लिट्टी चोखा पूरा कह रहे हैं व्यवस्था करवा के आया हूँ, और यहाँ अपनी लोकल लैंग्वेज से लेकर के और अध्यक्षीय भाषण तक जितनी दमदारी से बातें कर रहे हैं वो उसी जननायक की ही बात याद दिलाती है कि जिस तरह से वो ज़मीनी नेता थे और वो ज़मीनी नेता एक हूबहू आपके सामने यहाँ पर है कि जिस शख्सियत की आज जयंती के अवसर पर, मौलाना मजहुल हक की जयंती के अवसर पर हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं, उन्होंने जिस कौमी एकता की बात की, उन्होंने एक शब्द कहा था, वो यही था कि हिंदू और मुसलमान एक ही नाविक के साथी हैं। हिंदू और मुसलमान एक ही नाविक के साथी हैं। अगर नाव डूबेगी तो वो भी साथ में डूबेंगे, और अगर पार लगेगी तो दोनों ही पार जाएंगे। और मदरलैंड पत्रिका के जो उनको एक जुल्म में उनको जेल जाना पड़ा था, तो उनको केवल जेल नहीं जाना पड़ा था, उनको 1000 रुपये का जुर्माना हुआ था। तो उन्होंने कहा कि मैं जुर्माना नहीं भरूंगा, मैं जेल जाना पसंद करूंगा। 3 महीने जेल काट के आए और एक संदेश दिया कि हमारी आवाज़ कभी दबा नहीं पाओगे। तो उस बहादुरी को नमन करते हैं, और उस बहादुरी को ये तथाकथित माफ़ी मांग के वीर बनने वाले लोग कभी समझ नहीं पाएंगे। तो ऐसी शख्सियत को नमन कर रही हूँ, बार बार माफ़ी का नाम इसलिए ले रही हूँ क्योंकि ये दम था भारत की आज़ादी में, जिस तरीके से मौलाना साहब ने अपना योगदान दिया और तमाम वीरों ने, तमाम क्रांतिकारी साथियों ने अपना योगदान दिया। उनको कुछ लोगों ने माफ़ी मांग करके अपने आप को वीर स्वघोषित, और उनके जो आगे आने वाले जो नस्लें हैं वो उनको वीर घोषित करने पे ज़बरदस्ती लगी हुई हैं। हम उनकी औलादें नहीं हैं, हम अपने मौलाना मजहुल हक की औलादें हैं। उनका खून हमारी रगों में दौड़ता है। हम समझौता करने वाले लोगों में नहीं हैं, हम माफ़ी मांगने वाले लोगों में नहीं हैं। सम्मानित अध्यक्ष जी, हमारे जो अवध बिहारी चौधरी जी हैं, मेरा नाम भी संजोग से इंदु चौधरी ही है। मैं छोटा सा वाक़या करके अपनी बात शुरू करूंगी कि मुझसे बनारस में जब मैंने ज्वाइन किया, तो बस ज्वाइन करते ये बनारस के हम लोगों ने अभी रिसेंटली एक मीटिंग की थी, सभी ओबीसी और एससी प्रोफेसर्स ने, तो सभी लोगों ने अपना एक्सपीरियंस बताया और ये कहा कि हमको जाति के बारे में सबसे पहली बार BHU आने के बाद पता चला। तो हम आप लोगों को भी निमंत्रण देते हैं कि एक बार पधारिए हमारे BHU में। अगर आपका टाइटल नहीं लगा है, नाम के आगे सरनेम नहीं लगा है, तो उस सरनेम को 20 मिनट के अंदर, आपकी 10 मिनट के अंदर आपकी जाति पूछ करके आपको आभास करा दिया जाएगा कि तुम किस कैटेगरी में आते हो। तो निमंत्रण दे रही हूँ BHU आने का। मेरा टाइटल चौधरी था, तो मुझसे भी वाइवा, एक डिपार्टमेंट में PhD का वाइवा लगा हुआ था। एक प्रोफेसर जी आए हुए थे इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, सबका परिचय हुआ। मैं नया ज्वाइन की थी, तो हमारे हेड ने कहा कि ये हमारे यहाँ की डिपार्टमेंट की सबसे यंग टीचर है, अभी इसने रिसेंटली ज्वाइन किया है। तो पूछे नाम क्या है, बोले डॉक्टर इंदु चौधरी। तो उस प्रोफेसर ने, ब्राह्मण प्रोफेसर ने मुझसे पूछा कि आप बंगाल की चौधरी हैं कि उड़ीसा की चौधरी हैं। तो मुझे तो पापा ने मुझे बहुत पहले से ही समझा के सारी चीज़ें रखी हुई थी, तो मैं समझ गई कि इनका जाति पूछने की मंशा है। मैंने उनसे कहा कि ना मैं बंगाल की चौधरी हूँ और ना ही मैं उड़ीसा की चौधरी हूँ, और आप मेरी जाति जानना चाहते हैं। कह रहे नहीं मैडम, आप बुरा मान गई, मैं जाति नहीं। मैंने कहा नहीं, मैं बेशक अपनी जाति बताऊँगी। तो ऐसा कहा जाता है कि महिलाओं की कोई जाति नहीं होती, क्योंकि पूछने वाला ब्राह्मण था। मेरी माँ ब्राह्मण नहीं है, मैं पहले बता दे रही हूँ, लेकिन मैंने कह दिया कि मेरी माँ जो है वो ब्राह्मण थी और पिताजी उन्हीं के घर में हरवाही करते थे। तो बस इतना ही मैंने बोला। मैंने कहा सर, अब बाकी आप जाति आप समझ लीजिए कि हमारी जाति क्या होगी। शर्मिंदा बहुत हुए। ये साहस मुझे जो इतने दम से बोलने का मिला, ये साहस मुझे मौलाना मजहुल हक से मिला, जिन्होंने कहा कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, मैं जुर्माना नहीं भरूंगा, मैं जेल जाना पसंद करूंगा। ये साहस मुझे मिला महात्मा ज्योतिबा राव फुले से, जिनको एक बारात से सिर्फ इस वजह से निकाल दिया गया कि वो शूद्र जाति के थे। आप टीका आज लगाए हो,
चंदन लगाए बैठे हो, हाथ में धागा बांधे बैठे हो, बहुत लोग चुटिया भी रखते हैं, जनेऊ भी पहनते हैं। आप अपने आप को अपर कास्ट मानते रहो, लेकिन आप ही के पूर्वज महात्मा ज्योतिबा राव फूले को बारात से सिर्फ इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि वो नीच जाति के थे और ब्राह्मणों के बगल में चल रहे थे। वो भी अच्छा कपड़ा पहनते थे, रईस खानदान में जन्म हुआ था, अच्छे जमींदार थे, लेकिन जाति से ऊपर वो नहीं उठ पाए। जब वो वहाँ से निकाले गए तो उन्होंने अध्ययन किया और जाना कि ये लोग जिनके गले में मटका बंधा है, ये लोग जिनके कमर में झाड़ू लगी है, इनकी ऐसी हालत क्यों है? क्यों हम इतना पढ़ने के बाद, इतना संपन्न होने के बाद भी हमारी जाति हमारे पेशे से क्यों ऊपर रखी जा रही है? हमारा पेशा क्यों ऊपर रखा जा रहा है? हमारी जाति क्यों ऊपर रखी जा रही है? पैसा रुपया क्यों नहीं मायने रख रहा है? तब उन्होंने कहा शिक्षा इसका जड़ में है। समस्या को जाना, समस्या की जड़ में गए और बोले शिक्षा बिना मति गई, मति बिना गति गई, गति बिना नीति गई, नीति बिना धन गया और धन के बिना ये समाज गुलाम बन गया। मैं एक विनती करूंगी आगे बोलने से पहले कि प्लीज़ ताली मत बजाइएगा। मैं आपसे वोट मांगने नहीं आई हूँ। हम एक विचार परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से यहाँ नेता बनने भी नहीं आई हूँ। एक विचार परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं और उस विचार परिवर्तन के तहत मैं आपके बीच में आई हूँ। मेरी वाणी से अगर एक भी व्यक्ति प्रभावित होता है या उसके जीवन में परिवर्तन होता है तो मेरा उतना दूर से आना सफल होता है, मैं ये मानती हूँ। महात्मा ज्योतिबा राव फूले को समझ में आया कि समस्या की जड़ में है आपका शिक्षित होना, और फिर जब शिक्षा के लिए उन्होंने दरवाज़ा खोला तो मैं फिर शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझे आज बोलने का साहस मेरे महात्मा ज्योतिबा राव फूले की वजह से मिला, जिन्होंने औरतों की शिक्षा के लिए पहला स्कूल खोला। लेकिन ज्योतिबा फूले के साथ साथ, महात्मा ज्योतिबा फूले के साथ साथ मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ अम्मी फातिमा शेख का और भाई उस्मान शेख का, जिन्होंने अपनी ज़मीन पे महात्मा ज्योतिबा राव फूले को दिया, जिस पे वो विद्यालय उन्होंने खोला औरतों की शिक्षा के लिए, जिसकी वजह से आज मेरे जैसी महिला पढ़ लिख करके बीएचयू में प्रोफेसर बन पाई। तो ये साहस मुझे मिला महात्मा ज्योतिबा फूले से, जिन्होंने कहा कि तुम्हारे कदम कदम पे कांटे बोए जाएंगे, तुमको परीक्षा में नंबर कम दिया जाएगा। ये कलम कसाई हर जगह बैठे हुए हैं, ये कलम कसाई हर जगह बैठे हुए हैं। कलम कसाई नाम दिया जो आपके बच्चों की मेरिट निर्धारित करते हैं। आपका बच्चा रिटर्न पास हो जाता है लेकिन इंटरव्यू में उसको नंबर कम दिया जाता है। कहे कि कलम कसाइयों से तुमको सावधान रहना है, जितना पढ़ोगे उतना ज्यादा कलम कसाइयों की पोल तुम्हारे सामने आती रहेगी। रगों में खून दौड़ता था ज्योतिबा फूले का, भाई उस्मान शेख का, अम्मी फातिमा शेख का, तो इतनी दमदारी से माता सावित्री बाई फूले का, जो इतनी दमदारी से मैं उस प्रोफेसर को जवाब दे पाई। रगों में खून दौड़ा छत्रपति शाहू जी महाराज को, जिन्होंने अपने राज्य में पहली बार 50% आरक्षण लागू किया। कहा कि सभी घोड़े एक साथ रेस में छोड़ दिए जाएं तो जो मजबूत घोड़े हैं वो कमजोर घोड़ों का शेर खा जाएंगे। और ये बात उन्होंने अस्तबल में ले जा करके प्रूव की। जब एक तथाकथित ब्राह्मण आता है उनके पास और कहता है कि ये आप क्या कर रहे हैं महाराज, ये क्या कर रहे हैं, सभी आप सबके लिए एक बराबर अगर अवसर देंगे, 50% आरक्षण देंगे तो गधे और घोड़े एक बराबर हो जाएंगे। तब उन्होंने कहा कि चलो तुमको दिखाता हूँ। अस्तबल में जाके सभी घोड़ों को खोल दिया और जो उनके खाने की नाद बनी हुई थी, तो जो मजबूत घोड़े थे वो फटाफट आगे पहुँच गए और उनका खाना खाने लगे। जो कमज़ोर घोड़े थे वो बेचारे पीछे रह गए। कहने लगे समझ में आई बात? बोले अभी मैं एक काम और करता हूँ। उन्होंने क्या किया, इस बार सभी मजबूत घोड़ों का मुंह बांध दिया और बाकी घोड़ों को खुला छोड़ दिया। तो जो कमजोर घोड़े थे फटाक से आगे पहुंचे, अपना शेयर वो खा पाए। उन्होंने कहा देखो ये बराबरी मैं चाहता हूँ समाज में भी आए, और वो बराबरी जो छत्रपति शाहू जी महाराज ने अपने कोल्हापुर में लागू करके दिया, उसी बराबरी का नतीजा है कि मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन पाई। मेरी रगों में खून दौड़ता है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, जिन्होंने जब वो छोटा बच्चे थे 6 साल की उम्र में, जब कक्षा में गए तो टीचर कॉपी चेक नहीं करता था, ऐसे फेंक देता था, तू अछूत है, तू महार है, तू पढ़ के क्या करेगा। क्लास में पीछे बैठते थे जहाँ जूता चप्पल बच्चे उतारते थे, पानी पीने को नहीं मिलता था, रोज अपमान होता था। टीचर कहता था तू पढ़ के क्या करेगा। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर एक दिन सुने, कुछ नहीं बोले, 2 दिन सुने, कुछ नहीं बोले, तीसरे दिन जैसे ही टीचर ने कॉपी फेंकी, बोले तू अछूत है, तू महार है, तू पढ़ के क्या करेगा। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर एक छोटा सा बालक थे, उठ के खड़े होते और कहते हैं मास्टर आज तो तूने ये कह दिया कि मैं अछूत हूँ, मैं महार हूँ, मैं पढ़ के क्या करूँगा,
लेकिन आज के बाद अगर तूने ये बात कही तो मैं तेरा जूतों से स्वागत करूंगा, इसके नीचे मैं बात नहीं करूंगा। एक 6 साल का बालक भीम खड़े होके अपने टीचर को कहता है कि मास्टर, आज के बाद तूने अगर ऐसा काम किया तो मैं तेरा जूतों से स्वागत करूंगा। और वही बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जब बड़े होकर के चावदार तालाब का सत्याग्रह करते हैं, अछूतों और महारों के लिए पानी के लिए पीने का सत्याग्रह करते हैं, तब उस मास्टर को जवाब देते हैं, देख मास्टर देख, तू कहता था ना मैं पढ़ के क्या करूंगा, देख मास्टर देख, मैंने पढ़ लिख करके लोगों को पानी पीने का अधिकार दिला दिया, ये मैं करना चाहता था और ये मैंने किया। वही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब भारत का संविधान लिखते हैं, तब उस मास्टर को जवाब देते हैं कि देख मास्टर, तू कहता था ना कि मैं पढ़ के क्या करूंगा, देख मास्टर देख, मैंने पढ़ लिख करके भारत का संविधान लिख दिया, करोड़ों शोषितों पिछड़ों मजलूमों का पूरा इतिहास बदल दिया, उनकी किस्मत बदल दी और उनको तमाम अधिकार दिला दिया। ये मैं करना चाहता था शिक्षा के द्वारा और ये मैंने किया। और वही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब हमारे जैसी महिलाओं के लिए अधिकार दिलाने के लिए जब हिंदू कोड बिल लिखते हैं तो लोग उनका विरोध करते हैं। जब विरोध करते हैं तो लोग उनसे कहते हैं बाबा साहब से कि डॉक्टर अंबेडकर, तुम्हारा इतना अपमान होता है, तुम इस्तीफा क्यों नहीं दे देते हो। तो कहते हैं कि मेरा उद्देश्य है इन तमाम महिलाओं का, चाहे वो किसी भी जाति की हो, किसी भी धर्म की हो, उनको उनके ऊपर हो रहे अत्याचार का आभास नहीं है, वो उसको अपनी नियति मान के चल रही है। मास्टर, मैं जिनसे वो कहते थे कि देखो, मैं चाहता हूँ कि औरतों की किस्मत बदले, उनको भी पढ़ने का अधिकार मिले, संपत्ति का अधिकार मिले, शादी करना ना करने की उनको अपना अधिकार मिले, अपने शरीर पे अधिकार मिले, बराबर पेमेंट मिले, तमाम जो अधिकार मिले, जब तक मैं नहीं दिला दूंगा तब तक मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। और वही बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का खून मेरे रगों में दौड़ता है। जब 1950 में लखनऊ में पिछड़ा वर्ग सम्मेलन हुआ था लखनऊ में, तो उस समय जो उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी, और उस क्योंकि प्रोटोकॉल था, कानून मंत्री की हैसियत से बाबा साहब बैठे थे और बगल में मुख्यमंत्री पंत जी बैठे थे। और उसी सभा में जब बाबा साहब का नंबर आता है बोलने का, तो वो आपको और हमको मौलाना साहब की तरह संदेश दे के जाते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं कि इस देश में तथाकथित ऊंची जाति के लोग आपस में चाहे जितना बटे रहें, कैसे बटे रहें, देखिए बटे तो रहते हैं, वो कहेंगे अरे वो हरमिया है, हाई ऐसन है वो ऐसन है, आपस में एक दूसरे की तो बुराई करते रहते हैं। लेकिन जब शादी आती है तो मिश्रा में शादी नहीं करता है, मिश्रा पांडे में शादी करता है, पांडे तिवारी में शादी करता है। वो आपस में, वो कह रहे हैं बाबा साहब कि ये तथाकथित ऊंची जाति के लोग आपस में चाहे जितना बटे रहें, लेकिन जब जब हमारे समाज के लोग इकट्ठा होने की कोशिश करते हैं तो ये लोग इकट्ठा होकर के, वैसे बटे रहें भले, लेकिन जब हमारे हक की बात हम करते हैं तो ये लोग इकट्ठा होकर के हमारे हक को, अधिकार को, हमारे आंदोलन को, हमारे सम्मेलनों को, हमारे संगठनों को खोखला करने में अपनी जान लगा देते हैं। और फिर बाबा साहब वो ऐतिहासिक बात बोलते हैं, कहते हैं जिस दिन भारत में SC, ST, OBC और माइनॉरिटी का मतलब वो माइनॉरिटी मुट्ठी भर नहीं थे, माइनॉरिटी का मतलब वो मजबूत समाज जो कि कम से कम धार्मिक रूप से तो सक्रिय था। बाबा साहब कहते हैं SC, ST, OBC और माइनॉरिटी जिस दिन एक हो जाएंगे, ऐसे उंगली करके बाबा साहब बोलते हैं, उस दिन ये 3 पर आपके जूते के फीते खोलने में अपनी शान महसूस करेंगे। बाबा साहब बोल तो देते हैं, लेकिन पंत जी को बुरा लग जाता है। वो नेहरू जी से कहलवाते हैं, पटेल जी कहलवाते हैं, पटेल जी नेहरू जी से कहते हैं, और फिर नेहरू जी बाबा साहब के पास आते हैं और कहते हैं कि लखनऊ के पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में जो आपने बात कही थी वो गलत है, जरा माफ़ी मांग लीजिए। बाबा साहब ने कहा कि लखनऊ के जो अधिवेशन में बात कही थी मैंने, तो वो मैं तो उस पर कायम हूँ, मैं आपके मंत्रिमंडल से मंत्री जरूर हूँ, मैं इस्तीफा दे दूंगा, लेकिन मैं माफ़ी कदापि नहीं मांगूंगा। तो वो बात फिर घूम के आती है, बोले बाबा साहब ने तो माफ़ी मांगने से मना कर दिया, बोले कह दीजिए बड़ी बेइज्जती हुई है ब्राह्मणों की, बोल दीजिए माफ़ी न मांगे तो कम से कम एक खंडन ही छपवा दें। तो कह रहे हैं बाबा साहब के पास खबर आती है, बाबा साहब कहते हैं हाँ मैं खंडन जरूर छपवा दूंगा। अगले दिन भगवान बाबा साहब अखबार में एक बड़ा सा खंडन छपवाते हैं और क्या लिखते हैं, कहते हैं लखनऊ के पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में मैंने जो बात पंडित जी के संदर्भ में कही थी, मैं उस पर 100% कायम हूँ और मरते दम तक कायम रहूँगा।
तो जो बात अखबार में छप गई, जो लखनऊ के एक सम्मेलन तक सीमित रह जाती, अखबार में छप जाने से पूरे देश में पता चल गया कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर हमारे बारे में कैसी मंशा रखते हैं। तो बात फिर आई कि भाई माफ़ी मंगवाना चाहते हैं, कुछ और करवाना चाहते हैं? कहा नहीं नहीं, बहुत बेइज्जती हो गई, अब इससे ज़्यादा नहीं। तो मेरे रगों में खून दौड़ रहा है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का, जिन्होंने माफ़ी मांगना स्वीकार नहीं किया और कहा कि मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा। मेरी रगों में खून दौड़ रहा है। जैसे मौलाना हक की बात हम जो कर रहे हैं, मजरूल हक की बात कर रहे हैं, उन्हीं के समय में जो इस बिहार की धरती है, जो क्रांतिकारियों की धरती है, सारे आंदोलनों की जननी है, इस धरती से जब बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी जब 10वीं पास करते हैं, स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं, तो वो एक दिन टीचर उनको थप्पड़ मार देता है क्योंकि वो लेट आते हैं। तो टीचर थप्पड़ मार देता है। बोले ठीक है, बेइज्जती तो हुई, छोटे से थे, बेइज्जती तो महसूस हुई, लेकिन अगले दिन आते हैं तो देखते हैं टीचर कुर्सी पर बैठ के पैर ऊपर रख के हल्का हल्का झपकी ले रहा था। टीचर को आते हैं पीछे से एक थप्पड़ मार देते हैं। तो अब बात प्रिंसिपल तक तो पहुंचेगी ना कि एक छात्र एक टीचर को थप्पड़ मार दिया। तो बाबूजी क्या करके कहते हैं प्रिंसिपल से कि कल इन्होंने हमको थप्पड़ मारा था क्योंकि मैं लेट आया था। अब ये क्लास में पढ़ाना इनका काम है, पढ़ाना छोड़ के अगर ये सो रहे हैं तो मैंने थप्पड़ मार दिया तो कौन सा बुरा कर दिया? कानून तो सबके लिए एक बराबर होना चाहिए। मेरी रगों में खून दौड़ रहा है बाबूजी की उन सारी स्मृतियों का। मेरे रगों में खून दौड़ रहा है कर्पूरी ठाकुर का, जो मैं इतनी दमदारी से बोल पा रही हूँ कि जब वो 10वीं पास करते हैं और ज़मींदार के यहाँ उनके पिताजी लेके जाते हैं कि इसको कुछ सहूलियत मिल जाए तो ये कुछ आगे की शिक्षा ले सके, तो उनको कहा जाता है अच्छा 10वीं पास कर लियो, चलो गोड़ दबाओ, चलो गोड़ दबाओ। बात उनके कान में भेदता रहता है कि इतनी मुश्किल से इतने समय के बाद एक नाऊ बिरादरी का लड़का 10वीं पास किया, अच्छे नंबर से पास किया, और उसकी हैसियत क्या आकी गई कि चलो गोड़ दबाओ। यानी आपकी हैसियत आपकी जाति से आकी जा रही है, आपकी योग्यता से नहीं आकी जा रही है। और वही गोड़ दबाने वाला जिसको कहा गया, आदेशित किया गया, वो गोड़ नहीं दबाता है बल्कि इसी बिहार की असेंबली में चुन के जाता है 1950 में, 52 में, और उसके बाद एक बार नहीं बल्कि 2 बार मुख्यमंत्री बनता है। यहाँ तक कि आपातकाल लागू होने के दौरान जब तमाम नेताओं को जेल में डाला जा रहा था तो वो जनता का नायक होने की वजह से गांव में कहीं पे भी रह लेते थे, किसी के साथ भी सो उठ बैठ लेते थे, तो उनको पकड़ा नहीं जा सका। वो छवि मेरे दिमाग में आती है जब मैं बाबूजी की एक छवि देखती हूँ, अवध बिहारी चौधरी जी और हमारे वीरेंद्र यादव जी जो एमएलसी हैं, उनको जब देखती हूँ तो ये दमदारी मेरे अंदर, ये साहस मेरे अंदर मेरे पूर्वजों की वजह से आया। ये साहस आपको भी पैदा करना है। ये साहस कैसे बनता है? कोई आम आदमी से कैसे एक जननायक बनता है, उसको आपको ज़रूर जानना चाहिए। एक अपनी जान दे रहे हैं देश की आज़ादी के लिए, और देश की आज़ादी के बाद तमाम लोग आपको आपकी हैसियत ऊपर उठाने की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं बाबा साहब कि हमारा संघर्ष धन या सत्ता के लिए नहीं है, हमारा संघर्ष मानव प्रतिष्ठा के सुधार के लिए है। वो मानव प्रतिष्ठा क्या है? मानव को मानव के बराबर में ला करके रखने का। और वो सुधार किया जननायक कर्पूरी ठाकुर ने, वो सुधार किया बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने। उन्होंने ये बात कही, अर्जक और अनर्जक की बात करते हैं। अर्जक का मतलब जो मेहनत से कमा रहा है, जो अर्जित कर रहा है, जो किसी के साथ भेदभाव नहीं रख रहा, कोई पूजा पाठ नहीं कर रहा, कोई ढोंग पाखंड नहीं कर रहा। और दूसरी तरफ जो ढोंग पाखंड के सहारे अपनी सत्ता बनाए हुए है, ढोंग पाखंड के सहारे अपना पेट पाल रहा है। कह रहे हैं तुम जितना कमा रहे हो उसको ये सारे अनर्जक लोग अर्जित कर ले रहे हैं, सब कुछ तुम्हारा शेयर जो है वो खाते चले जा रहे हैं। और पूरा जीवन समर्पित कर दिया आपको जागरूक करने में, ये जताने में कि तुम्हारा भला मंदिर से होकर के नहीं जाता है। जैसे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो बातें कही, वही बातें वही चरित्र हमको बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा की बातों में भी लगता है। वो कह रहे हैं कि तुम्हारी उन्नति का रास्ता मंदिर मस्जिद से होके नहीं जाता है, तुम्हारी उन्नति का रास्ता शिक्षा से होकर के जाता है। ढोंग पाखंड में मत पड़ो, इन आडंबरों में तुम मत पड़ो, और तुम शिक्षा के ऊपर ध्यान दो। तो जब शिक्षा की बात हो रही है, तुमको आगे बढ़ाने की बात हो रही है, तो वो कौन लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि तुम शिक्षित हो? वो कौन लोग हैं जो नहीं चाह रहे हैं कि तुम आगे बढ़ो?
इन बातों को आपको बहुत अच्छे से समझना चाहिए। ये धरती है बुद्ध की धरती, जहाँ से बुद्ध का ज्ञान निकल करके पूरे दुनिया में फैला। हम तो बहुत अपने आप को अनफॉर्चुनेट मानते हैं कि हम बिहार में क्यों नहीं पैदा हुए। आज ही हम बात ये घर में कर रहे थे कि हमको बिहार में पैदा होना चाहिए था, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ों से महरूम रह जा रहे हैं कि हम यहाँ का जो एक एक क्रांति जो निकल रही है, और आज भी क्रांति के लिए बिहार आज भी जाना ही जा रहा है, और आने वाले समय में भी क्रांति फिर बिहार से ही होकर के जाएगी। तो कौन लोग हैं जो आपकी इस क्रांति को रोकना चाह रहे हैं? बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा के जब पिता की डेथ होती है, उस दिन उनको आभास होता है कि मेरी माँ इतने देवी देवताओं को पूजती थी, लेकिन इसके बावजूद मेरे पिता की जान को बचा नहीं पाई। तो ऐसे देवी देवताओं को पूजने से क्या फायदा, जो पूरी जिंदगी लगा दे रहा है आपको समझाने में। तो वो कौन लोग थे जिन्होंने बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा को भरी सभा में गोली मारी, और गोली मारी ही केवल नहीं, उनको घसीटते हुए उनकी जो शरीर था जो मरने की ओर कगार पे था, उनको घसीटते हुए थाने तक ले गए। और जब थाने में उन्होंने पानी मांगा तो वो कौन लोग थे जो बाबूजी के मुंह में, मरते हुए व्यक्ति के मुंह में पानी की जगह पेशाब डाला गया। इस इतिहास को आप समझिए, इन बातों को आप ज़रूर जानिए कि किस तरीके से कर्पूरी ठाकुर ने अपना पूरा जीवन लगा दिया आपको न्याय की परिभाषा समझाने में। जब बिहार में पहली बार पिछड़ों का 26% आरक्षण लागू किया है, तो सोचिए कैसा सांप लोटा होगा इन मनवादियों के ऊपर, किस तरीके से सांप लोटा होगा कि ये कैसा है, ये कैसा व्यक्ति आ गया जो कि ये आरक्षण की बात करने लगा, 26% अलग से आरक्षण, 3% महिला आरक्षण की बात करने लगा, कितना सांप लौटता रहा होगा। और फिर वही लोग जो लोग ये कभी नहीं चाहते कि तुम लोग शासन सत्ता तक पहुंचो, हम लोग शासन सत्ता तक पहुंचे, इन लोगों ने तभी से पूरा प्लानिंग करना शुरू कर दिया। पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार देने वाला राज्य बिहार, पहली बार सत्ता के शीर्ष पे बहुजन राजनीति को चमकाने वाला बिहार, किस प्रकार से इसको पीछे किया जाए, इसको नीचे किया जाए, इसकी पूरी कवायद शुरू हो जाती है। कर्पूरी ठाकुर जी के जीवन की एक बात याद आती है, जब उनका कोर्ट वाला प्रसंग आता है तो मान्यवर कांशीराम की भी याद आती है और कर्पूरी ठाकुर की भी याद आती है। कर्पूरी ठाकुर जी के पास मुख्यमंत्री होने के बावजूद एक कोर्ट नहीं था। हम तो ठाकुर जी नहीं हैं, हम तो मुख्यमंत्री नहीं हैं। डॉक्टर साहब प्रदीप जी देखिए आए हैं, यहाँ जानकी हॉस्पिटल के न्यूरो सर्जन है, मैं स्वागत करती हूँ डॉक्टर साहब आपका भी। डॉक्टर साहब मुख्यमंत्री नहीं हैं, लेकिन डॉक्टर साहब ने कितना सुंदर कोट पहना हुआ है। हम सभी लोग मुख्यमंत्री नहीं हैं, लेकिन हमने कोट पहना हुआ है। कर्पूरी ठाकुर जी मुख्यमंत्री होते हुए भी उनके पास कोट नहीं था। विदेश यात्रा के लिए जब जाते हैं, दौरे पे जाते हैं, तो अपने दोस्त का कोट मांग के पहनते हैं जो कोट फटा हुआ था। और जब वहाँ के जो मुखिया थे, चेकोस्लोवाकिया के जो मुखिया थे, उन्होंने जब देखा कि इस भीषण ठंड में एक कोट केवल पहना है, वो भी फटा हुआ, तो उनको कोट वो गिफ्ट में देते हैं। कैसे बने ये नेता, किस तरीके से अपनी सारे सुख सुविधाओं को त्याग करके, अपने पद का कभी घमंड ना करके, यहाँ तक कि उनका बहनोई एक बार उनके पास आता है, कहता मेरी थोड़ी सिफारिश कर दीजिए नौकरी लगाने के लिए। तो वो कर्पूरी ठाकुर जी जेब में से 50 रुपया निकाल के देते हैं, कहते हैं अपने अंदर योग्यता पैदा कर, और नहीं कर पाएगा तो ये ले 50 रुपया उस तरह खरीद ले और पुश्तैनी काम शुरू कर। तो वो कौन लोग थे जो नहीं देख पा रहे हैं कि कर्पूरी ठाकुर जी मुख्यमंत्री बने हैं और नारे दे रहे हैं, उनका विरोध कर रहे हैं, जब वो आरक्षण की बात कर रहे हैं। इस साजिश को समझिए कि आपको हक दिलाने के लिए कोई व्यक्ति चिल्ला रहा है, बात कर रहा है, मुख्यमंत्री होने के बावजूद काम कर रहा है, और पीछे लोग इस्तीफा दे दे के उनके मंत्रिमंडल से आके वही 3% लोग, वही मुट्ठी भर लोग नीचे आके क्या बोल रहे हैं, कर्पूरी कर्पूरा छोड़ो गद्दी थामो उस तरह। यानी तुम मुख्यमंत्री भी बन जाओ तब भी तुम्हारी हैसियत वो तुम्हारी जाति से आंकेंगे। यही काम उत्तर प्रदेश में जब राम नरेश यादव जी मुख्यमंत्री हुए और कर्पूरी ठाकुर जी का यहाँ का मॉडल देख करके जब उन्होंने उत्तर प्रदेश में 15% पिछड़ों का आरक्षण लागू किया, तो वहां पे भी यही 3% लोग लामबंद हो गए और कहे अरे राम नरेश यादव वापस जाओ और जाके अपनी
भैंस चराओ। कौन लोग हैं जो तुमको तुम्हारी जाति से ऊपर नहीं देखना चाह रहे? हमारे अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री बने और जब पिछली सरकार में उनकी सरकार गई, जब वो मुख्यमंत्री का पद छोड़े, तो मुख्यमंत्री आवास को घड़ा घड़ा भर गंगा जल मंगा के उसको पवित्र किया गया। गाय का गोबर, गाय का पेशाब और मंत्र और जाने क्या क्या छिड़क करके उस घर को पवित्र किया गया। एक मुख्यमंत्री का आवाज धोया जा रहा है। इनके दिमाग का कचरा आप समझ पा रहे हो? बहन जी मुख्यमंत्री बनती है, कहते हैं चमैनिया बैठ गई है, चमैनिया बैठ गई है। कौन लोग हैं जो बहन जी को मुख्यमंत्री में उनकी जाति खोज रहे हैं? ये वही लोग हैं जो मुझसे पूछते हैं कि आप बंगाल की चौधरी हैं कि आप उड़ीसा की चौधरी हैं। सीधे तो नहीं पूछ सकते कि किस जाति की हो, ये बताओ। वही लोग हैं जो आपको आपकी योग्यता, आपकी जाति से आंक रहे हैं। इसलिए मेरे प्यारे बंधुओं, मेरे प्यारे साथियों, ये जितने महापुरुषों की तस्वीर लगी हुई है और जिन मौलाना मजहूल हक की जयंती के अवसर पर हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं, ये सारे महापुरुष हम सबको संदेश दे रहे हैं कि आप अगर इकट्ठा नहीं रहे तो ये तुम्हारे हक अधिकारों को खत्म कर देंगे। बाबा साहब वार्निंग दिए थे कि शिक्षा और संपत्ति से दूर रखने का ये हर जतन करते हैं आपसे, आपके लिए। दलितों और शोषितों और पिछड़ों को शिक्षा और संपत्ति से वंचित रखने का ये पूरा प्रयास करते हैं और यही सेम चीज ये मुसलमानों के लिए भी अपनाते हैं। तो आपके लिए भी कुछ बातें दिमाग में थी। बहुत सारी बेटियां थी, उन सारी बेटियों को ये संदेश दे रही हूँ कि मुझे मेरी शादी के समय मैं भी बहुत सारा पहन वहन के बैठी थी, जानकारी नहीं थी, लेकिन जिन्होंने शादी कराई उन्होंने कहा कि आपका असली गहना आपकी शिक्षा है, जिसकी वजह से आप प्रोफेसर बन पाई। बोले आपका जो दूसरा सबसे बड़ा गहना है वो आपका चरित्र है, जो बुद्ध की शिक्षाओं में तीसरा शील है, कामेशु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खा पदम समाधियामी, यानी औरत हो या आदमी किसी भी पराये पुरुष की तरफ या पराई स्त्री की तरफ गलत नज़र से नहीं देखेगा। ये आपका दूसरा सबसे बड़ा गहना है। तीसरा जो गहना उन्होंने हमको बताया, जिन्होंने हमारी शादी कराई, बोले आपकी वो बोली जो है ये तीसरा सबसे बड़ा गहना है। ये बोली, इसी बोली से आप परिवार को बना के रख सकते हो और इसी बोली से आप परिवार में विघटन कर सकते हो। कि आप आजकल देखते हैं ना कि दुल्हन पहुंचती है ससुराल, घूंघट 4 हाथ लंबा, मतलब घूंघट 2 हाथ लंबा, और सास कुछ कह दी, ससुर कह दिया तो जबान उसकी 4 हाथ लंबी हो जाती है, फटाफट जवाब देती है और गाली गलौज करने में भी वो पीछे नहीं हटती है। तो हम ये 3 गहना ले करके अपने ससुराल पहुँचे। तो वो एक छोटा सा किस्सा मैं आपसे बताऊँगी कि ससुराल पहुँचे तो सभी भीड़ लगी हुई थी, पूरा गांव इकट्ठा था देखने के लिए कि प्रोफेसर बहू कैसी होती है। भाई प्रोफेसर है, वो भी बनारस में प्रोफेसर है। अब छोटा छोटा बाल ही था, तब भी छोटा ही था, अभी भी छोटा ही है। अब पहुँचे, इतना घूंघट उंघट कर और के बैठे थे, सबका पैर छू लिए, छू करके फिर अपना घूंघट थोड़ा पीछे किए और बोले उसे कि देखिए आप सब लोग मेरी माँ समान हो, बड़े हो, सब मेरे लिए सम्मानित हो। अभी देख लीजिए मेरा चेहरा चाहे अच्छा है चाहे बुरा है, अब तो दुल्हन हो गए आपके गाँव की, अब आपको स्वीकार तो करना पड़ेगा। तो सब हंसने लगे। मैंने कहा एक बात का जवाब दीजिए कि ये जो सर से पाँव तक मैंने सोना चांदी का गहना पहना हुआ है ये किसकी वजह से है? एक महिला उठती है, कहती है कि अरे तुम्हारे ससुर इंजीनियर हैं, वो चढ़ौले हैं तो तू पहले हो। हमने कहा बिल्कुल ठीक बात है। हमने कहा ये बताइए मेरे ससुर जी इंजीनियर हैं जो नौकरी कर रहे हैं, वो किसकी बदौलत है? तो फिर एक औरत उठती है उनमें से, कहती है अरे तुम्हारे ससुर पढ़ल लिखल है तो नौकरी कर रहे हैं। हमने कहा ठीक है पढ़े लिखे हैं तो नौकरी कर रहे हैं, एक बात का और जवाब दे दीजिए कि मेरे ससुर जी पढ़ लिख कैसे पाए? तो बोले अरे वो गौवा के पाठशाला है वहीं तो पढ़ रही है, और कैसे पढ़ रही? हम कहे बिल्कुल ठीक बात है। हम कहे एक अंतिम बात का मुझे जवाब दीजिए कि जो गांव की पाठशाला में मेरे ससुर जी पढ़ लिख पाए वो किसकी वजह से है? तब सारी औरतें चुप, लेकिन जैसे बेटियां बैठी हुई हैं बीच में, वो बेटी एक उठती है और कहती है कि गांव की उस पाठशाला में आपको पढ़ने का अधिकार, हम सबको पढ़ने का अधिकार तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान की वजह से मिला। तो मैंने उन सबसे यही बात कही कि जब गांव की पाठशाला में मेरे ससुर को पढ़ने का अधिकार मेरे बाबा साहब ने दिया, तो ये जो सर से पांव तक का गहना है ये मेरे ससुर की वजह से नहीं, मेरे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की वजह से। इन सारी बातों को आपसे शेयर इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि ये बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई थी।
मैंने कहा जब ये गहना बाबा साहब की वजह से, नौकरी बाबा साहब की वजह से, शिक्षा बाबा साहब की वजह से, जिस पक्के मकान के नीचे हम बैठे हैं ये बाबा साहब की वजह से, तो मेरे पीछे निरंकारी बाबा का फोटो टंगा हुआ था। मैंने कहा ये किसकी वजह से आपने लगा रखा है, ये किसका फोटो लगा रखा है? तो बुआ जी का घर था, बड़ी शर्मिंदा हुई, बोली अरे दुल्हन हम क्या करें, इन्हीं को हम लोग मानते हैं, अभी तुरंत इनका फ़ोटो हम हटा दे रहे। और बुआ जी ने सच में वो फ़ोटो हटा दिया और अगले ही दिन बाबा साहब का फ़ोटो वहाँ लगवा दिया और ये कहा कि आज के बाद हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की ही पूजा करेंगे। ये सारे महापुरुषों को जानने की ज़रूरत आपके घर में है, आपके परिवार के आते हो। मेरे प्यारे बंधु लोग, हम कोई चूड़ी नहीं पहनते, हमको टीका लगाने की ज़रूरत नहीं, हमको मंगलसूत्र और मांग टीका पहनने की ज़रूरत नहीं, हमको बिछुआ पहनने की ज़रूरत नहीं, हमको अलग से लाली लिपस्टिक लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मुझे ये पता है कि मैं कहीं भी खड़े होकर के बोलूँगी तो इन सब के तेज से ज़्यादा मेरी ज़बान का तेज जो है वो प्रभावित करेगा लोगों को। और यही बात है कि उसी बोली के दम पे मैंने उन तमाम औरतों को इस बात को मनवाया कि तुम्हारा भगवान निरंकारी बाबा नहीं, तुम्हारा भगवान बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर है। ऐसी तमाम बातें हमारे जीवन में होती रही और जब साथ मिला जीवन साथी का तो आगे बढ़े। तो उस समय एक प्रथा और भी आज भी बड़ी भयंकर चल रही है बिहार से लेकर यूपी तक कि आदमी के लिए व्रत रखना है। तो अब शादी हुई तो एक बड़ा संकट ये भी आया कि आदमी की उम्र के लिए व्रत रखना है। तब हम टीका नहीं लगाए, सिंदूर नहीं लगाए, बिछुआ नहीं पहने, अब व्रत रखने वाली बात सामने आई तो हमने सबको समझाया, समझ में भी आया। तो ये परिवर्तन पहले हमने अपने घर में शुरू किया कि हम भूखा रहते हैं कि हमारे बेटे की उम्र लंबी हो और दारू पी के ये लोग सुसाइड करने पे लगे हुए थे। सब सुरती रगड़ रहे थे, मैं बैठी थी यहाँ देख रही थी, मुझे गुस्सा तो बहुत आ रहा था उस समय। तो मैंने कहा जब मैं ये प्रसंग बोलूँगी तब आपको बोलूँगी कि बताओ इतना आयोजन कोई मेहनत से कर रहा है, इतना कुर्सी टेंट ये सब लगाना कोई आसान काम नहीं है। और हम उत्तर प्रदेश में तो इस बात की कल्पना ही नहीं कर सकते कि हमारा स्पीकर हमारे बगल में बैठा है। तो मैं तभी कह रही हूँ ना कि जननायक कर्पूरी ठाकुर को मैंने नहीं देखा, लेकिन आप दोनों की मतलब जोड़ी जो है मुझे कर्पूरी ठाकुर और बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा की याद दिलाती है। ऐसा जुगलबंदी तो हमको कभी नहीं। उत्तर प्रदेश में हमारे लक्ष्मण जी इस बात के गवाह हैं कि हमारा नेता अगर होगा तो उस नेता के चेले ही ऊपर होंगे, वो ऊपर नीचे बाकी जनता ही होगी जिसको खाली वोट देना और भाषण सुनना। अरे छात्र नेता क्या है, मैं इनकी छवि तो मुझे चौधरी चरण सिंह जी की याद दिला रही है, शक्ल हाव भाव, लेकिन जो इनका व्यक्तित्व और कृतित्व है वो पूरी तरीके से वो दोनों बाबूजी और कर्पूरी ठाकुर जी का जो जीवन है वो दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से ये जनता के नायक है। तो मेरे भाइयों, जो इतना मेहनत करके मंच लगा रहा है, तुमको जागरूक करने के लिए चिंतन शिविर आयोजित कर रहा है, तुमको समझा रहा है कि तुम जागो, और तुम बैठ के यहाँ सुरती रगड़ रहे हैं। ऐसे जागोगे। यही लोग आते हैं चुनाव से पहले, तुमको एक पौआ थमा देते हैं, तुमको 2000 रुपया थमा देते हैं और तुम सोचते हो एक हफ्ते का इंतजाम तो हो ही गया है। कितना आसान है तुमको खरीद लेना, कितना आसान है जो 2 घंटा 3 घंटा एक चिंतन शिविर में बिना सुरती के नहीं बैठ सकता। उससे किस आंदोलन की हम उम्मीद करें मेरे भाई? आपसे अच्छे तो हम हैं। हमारी शादी को 13 साल हो गया, एक भी दिन व्रत नहीं किया। मेरे पति को मर जाना चाहिए था, मैं दावा कर रही हूँ। मैंने कभी सिंदूर नहीं लगाया, मेरे पति का अंतिम संस्कार हो जाना चाहिए था, लेकिन मेरा पति एकदम सही सलामत है और आप लोगों से कहीं ज़्यादा देखने में स्मार्ट है। पतिदेव कहीं हैं? अरे पतिदेव थोड़ा खड़े हो जाइए, अरे थोड़ा खड़े हो जाइए, थोड़ा उधर घूम जाइए। देखिए, हमने 16 सोमवार का व्रत नहीं रखा, हमने 16 सोमवार का व्रत पति को बधाई। देखिए बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं वो, नहीं, ये गलत बात है, ये गलत बात है। हम लोग बर्दाश्त करते हैं, वो क्या बर्दाश्त करेंगे? बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। देखिए भाई, इसलिए कह रही हूँ, हाँ आप उसी पार्टी में रहेंगे, लेकिन हम भी आप ही की पार्टी में पीछा नहीं छोड़ेंगे। 7 जन्म में विश्वास नहीं रखते, लेकिन जन्म जन्म में विश्वास रखते हैं। हर जन्म में इन्हीं को पीछे लगा करके रखेंगे। तो मैं इसलिए कह रही हूँ कि देखिए, ये जो है ना, पति देव हटा दिया, पति देव बोलती थी क्योंकि मैं पति को देवता नहीं बना सकती। हाँ, भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। वो मेरा पति मेरा देवता नहीं है, मेरा जीवन साथी है जो पत्नी को ऊपर बैठा करके नीचे बैठ सकता है। इतना साहस आप लोगों के अंदर है?
कि अपनी पत्नी को आप मंच पे बैठाइए और नीचे बैठने का साहस रखिए। आप तो इतना भी साहस नहीं कर पाए कि अपनी पत्नी को अपने घर से ला करके यहाँ पे कार्यक्रम में बैठाते। ये साहस तो लेकर के आओ, तब तो क्रांति का आगाज करो। बाबूजी बने क्योंकि उनके पीछे उनका परिवार था, उनके परिवार को चलाने के लिए वो मजबूती से साथ में सहारा दी थी। ये तमाम जो क्रांतियाँ हो रही हैं, तमाम औरतों ने सैक्रिफाइस किया, लेकिन मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ, भाग्य में विश्वास नहीं रखती, लेकिन ये कुछ शब्द हैं ज़बान पे चढ़ जाते हैं कि अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ कि तमाम पत्नियों ने पतियों का करियर बनाने के लिए अपने जीवन को सेक्रीफाइस किया। लेकिन बिरले पति ऐसे होते हैं जैसे मेरा पति है, जो अपना पूरा करियर दांव पे लगाया सिर्फ इसलिए कि उसकी पत्नी के अंदर जो योग्यता है वो गांव तक निकलनी चाहिए, लोगों तक पहुंचनी चाहिए, और लोगों तक भगवान बुद्ध की शिक्षा, सम्राट अशोक की शिक्षा, बाबू कर्पूरी ठाकुर के जीवन संघर्ष, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन संघर्ष पहुंचना चाहिए। इसलिए आपके सामने एकदम जीवंत उदाहरण है कि हमने व्रत नहीं किया, त्यौहार नहीं किया, लेकिन हाँ, हमने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को पूजा, हमने जननायक कर्पूरी ठाकुर को जाना, मौलाना मजहरुल हक के जीवन संघर्ष को जाना, और इसलिए मेरा पति भी बिल्कुल मुझे एकदम सेम माइंडसेट का मिला। तो जो आप बर्दाश्त की बात कर रहे थे, शादी के समय इनके पिताजी और मेरे पिताजी जब बात कर रहे थे तो मेरे पापा ने यही बात कही जो आपने कहा कि मेरी बेटी बहुत महत्वाकांक्षी है, देख लीजिए भाई आप लोग संभाल पाओगे कि नहीं संभाल पाओगे। तो इनके पिताजी ने यही कहा कि देखिए, पहली बात तो मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, वैसे तो मैं अपना जीवन कभी व्यक्तिगत नहीं मंच पे बोलती हूँ, लेकिन क्योंकि सर ने मुझे कहा था कि आप अपने जीवन की कुछ बातें ज़रूर बोलिएगा, इसलिए मैं ये बोल रही हूँ। दो महत्वाकांक्षी, मेरा बेटा भी कम महत्वाकांक्षी नहीं है। दो महत्वाकांक्षी लोग जब मिलेंगे तो या तो प्रलय ही आएगी और या तो कुछ अच्छा कार्य ही होगा। और हमने अपनी शादी को एकदम जो सही मायने में हमने तय किया कि जब शादी हुई तो एक आदमी नौकरी करेगा। मैं नौकरी कर रही थी, मैंने अपनी नौकरी कंटिन्यू किया, आपने अपना पूरा करियर मुझे आगे बढ़ाने में लगा दिया। साथ साथ हम लोग निकले, हम लोगों ने ये तय किया, जब मान्यवर कांशीराम साहब के मिशन मूवमेंट को जाना, बीएचयू की तमाम घटनाओं को मैं नहीं बोलूँगी, तमाम जगह जातिवाद फेस किया, और जब कोर्ट में गए, कोर्ट में कुछ केसेस को लेके गए बीएचयू में आरक्षण से संबंधित, कोर्ट में जज मुझे बोला कि आप लोग अपनी जाति को ट्रम्प कार्ड के रूप में यूज़ करते हैं, यू पीपल यूज़ योर कास्ट एज अ ट्रम्प कार्ड। कोर्ट में जज ऐसे बोल रहा है। उस दिन धक्का लगा कि नेट पीएचडी हो करके जज के सामने खड़े होके इन पर्सन मैं बहस कर रही थी। मैंने कोई वकील नहीं किया था उस केस के लिए, और जज कहता है आप अपनी जाति को ट्रम्प कार्ड के रूप में यूज़ कर रहे हैं। उस दिन धक्का लगा, और ये रोते हुए मैंने अपने पति से कहा कि मैं नौकरी छोड़ दूंगी, मैं नौकरी नहीं कर पाऊंगी, क्या फ़ायदा यार। यहाँ न्याय के मंदिर में न्याय की उम्मीद लेके आई है और जज कहता है कि तुम अपनी जाति को ट्रम्प कार्ड के रूप में यूज़ करते हो। विश्वविद्यालय में कदम कदम पे जाति पूछी जाती है, कदम कदम पे जाति के नाम पे शोषण हो रहा है, आंखों से देख रही हूँ, नहीं देख पा रही हूँ। इस्तीफा दे देते हैं, चलो कुछ काम ही कर लेंगे, नहीं होगा तो गांव देहात में ही चल लेंगे, कुछ भी काम कर लेंगे, लेकिन ये अब विश्वविद्यालय में नहीं रहेंगे। तब इन्होंने ही मुझे समझाया कि ये जो तुम्हारे साथ हो रहा है कोई नई बात नहीं है, महापुरुषों का जीवन संघर्ष पढ़ोगे तो इससे कहीं ज़्यादा जलालत उन लोगों ने झेली। और तब जब मान्यवर कांशीराम साहब की चमचा युग पुस्तक पढ़ी, तब उसमें इस बात का जब साहब कांशीराम ने उल्लेख किया कि हिट द हैंड दैट ऑपरेट्स द स्टूजेस, ये समाज में चमचों की, दलालों की, भड़ुओं की, पिट्ठुओं की फौज खड़ी की गई है, जो हमारे ही बीच में, हमारे ही समाज में फूट डालने का कार्य करती है। जिस तरीके से माननीय कर्पूरी ठाकुर जी ने जब बिहार में 26% आरक्षण लागू किया, तो जब उन्होंने अगड़ों में अति अगड़े और अति पिछड़े का दो बाइफर्केशन किया, जब दो अंतर बनाया, तो उसी समय उस फूट को इन लोगों ने कैश करना शुरू कर दिया कि ये देखो, ये नीची जाति का होके ये कैसे अगड़ा मुख्यमंत्री बना हुआ है, अपने आप को ऊंचा किया हुआ है। इन लोगों ने तभी से नब्ज पकड़ ली थी। तो साहब कांशीराम कहते हैं कि ये जो चमचे हमारे बीच में फूट डालने के लिए पैदा कर दिए गए हैं, इन चमचों को सुधारने में अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो, बल्कि हिट द हैंड दैट ऑपरेट्स द स्टूजेस, उस हाथ पे प्रहार करो। जैसे ये चमचा है, मान लीजिए इस चमचा है, साहब कहते हैं ये चमचा अपने आप से ऑपरेट नहीं कर सकता, ये चमचा ऐसे पड़ा रह सकता है, निष्क्रिय रहता है, इसको काम करने के लिए हाथ की जरूरत होती है। तो साहब कहते हैं उस हाथ पे प्रहार करो, उस हाथ पे प्रहार करो जिसने इस चमचे को थाम रखा है। हाथ पे प्रहार करोगे, चमचा गिर के अपने आप नीचे चला जाएगा। तो वो हाथ क्या है?
कहने लगे वो हाथ वो व्यवस्था है जिसने इस चमचे को जन्म दिया है। साहब कांशीराम की बातें जब समझ में आई, चमचा युग पुस्तक ने मेरा जीवन बदल दिया। इसलिए आपसे भी कहूँगी कि उस पुस्तक को आप ज़रूर एक बार पढ़िएगा। उस पुस्तक को पढ़े तो समझ में आया कि इन पढ़े लिखे लोगों की लड़ाई जो हम हाई कोर्ट इलाहाबाद में लड़ रहे हैं, हमको इनकी लड़ाई लड़ने की ज़रूरत नहीं है। हमारी शिक्षा, हमारा ज्ञान हमारे जो उन लोगों तक पहुंचना चाहिए जिन लोगों को ये आभास भी नहीं है कि हम लोगों के साथ विश्वविद्यालय में किस तरीके का व्यवहार हो रहा है। जैसे हमारे छोटे भाई ही, अब मैं मान के चल रही हूँ कि मेरा छोटा भाई जिस तरीके से विश्वविद्यालय से निकाल दिया गया। खाली लक्ष्मण जी के साथ ही ऐसी जाति नहीं हुई, वो तमाम हमारे भाई जयंत बोल रहे थे कि सैकड़ों प्रोफेसर्स ऐसे हैं जो कि 10 साल 15 साल 20-20 साल नौकरी कर रहे थे, उनको विश्वविद्यालय से निकाल दिया गया। लक्ष्मण जी का बार बार नाम हम लोग इसलिए कोट करते हैं क्योंकि यही एक ऐसे व्यक्ति है जो मुखर होकर के उस व्यवस्था के खिलाफ लगातार बोल रहे थे और ये कह रहे थे कि मैं शाखाओं में नहीं जाता हूँ, मैं झुकूंगा नहीं, भले नौकरी ना रहे। इसलिए मैं ये जो बार बार कार्यक्रमों में हम लोग आ रहे हैं, आपके बीच में आ रहे हैं, उसका उद्देश्य यही है कि जब तक तुम जाग नहीं जाते, बाबा साहब कहते थे जब तक तुम जाग नहीं जाते तब तक तुम लुटते रहोगे, पिटते रहोगे, ऐसे ही कटते रहोगे, ऐसे ही टूटते रहोगे। कहते थे जब तक तुम जाग नहीं जाते, जितना नहीं जाग जाते कि अपनी वोट की कीमत का एहसास कर लो, जब तक इतना नहीं जाग जाते कि अपनी संख्या का एहसास कर लो, तब तक तुमको ऐसे ही लूटा जाता रहेगा। कभी तुमको अंग्रेज आके लूटे, कभी ये साधु महात्मा लूटे और आजकल ये धन्ना सेठ लूट रहे हैं। कितनी बेशर्मी से सारे संस्थानों को बेचने के बाद में भी बोलते हैं मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। इतनी बेशर्मी हमने कभी नहीं देखी अपने जीवन में। साहब कांशीराम को पढ़े तो आज ये सारी बातें समझ में आती हैं। ये वार्निंग हमारे महापुरुष दे करके गए थे। लोहिया जी ने कहा था इतना कौंधो, अरे बिजली की तरह कौंध जाओ, बिजली की तरह कौंध जाओ और फिर सूरज की तरह स्थायी हो। हमने कौंधना तो सीखा लेकिन हमने स्थायी होना नहीं सीखा। लोहिया जी की बात तो हम कर रहे, जयप्रकाश नारायण जी की बात हम कर रहे, महामना रामस्वरूप वर्मा की बात कर रहे, कर्पूरी ठाकुर जी की बात कर रहे, बाबू जगदेव जी की बात कर रहे, लेकिन हमने स्थायी होना नहीं सीखा। हमारे बीच में वो फूट डालने आ गया और फूट डाल के हमारे ही बीच से नेता पैदा करता चला गया। जिस तरीके से उन्होंने राजस्थान में किया और जिस तरीके से उन्होंने अभी रिसेंटली मध्य प्रदेश में किया। फूल के कुप्पा होने की ज़रूरत नहीं है मेरे भाइयों, कुप्पा होने की ज़रूरत नहीं है मेरे भाइयों। साहब जब गांव-गांव घूमे तो अपनी शिक्षा का सही मायने में उन्होंने उपयोग किया। शिक्षा का अर्थ नौकरी पाना नहीं है, शिक्षा का अर्थ अपना परिवार बनाना नहीं है। हमने साहब को पढ़ा, लेट पढ़ा, नहीं तो शायद हम शादी भी नहीं करते। हमने साहब को शादी करने के बाद जाना तो हम दोनों पति पत्नी ने यह तय किया कि साहब ने कहा था कि मैं अपना परिवार नहीं बनाऊंगा। 13 साल की शादी में हम अपना परिवार नहीं बनाए। हम आज भी अकेले ही इस तरीके से गांव-गांव घूम रहे हैं। साहब ने कहा मैं अपनी संपत्ति नहीं बनाऊंगा, धन संपत्ति नहीं बनाऊंगा। हम दोनों ने तय किया कि हम भी आजीवन अपने नाम पे कोई धन संपत्ति, मकान, दुकान कुछ भी नहीं बनाएंगे। हम जो कमा रहे हैं ये हमारे पूर्वजों की मेहनत का नतीजा है, तो ये मेरा धन तो है नहीं कमाया हुआ। जिस दिन हम इतनी मेहनत कर लेंगे कि हमारी अगली पीढ़ी को एक सम्मानित जीवन देने लायक हो जाए, तब शायद अपना कभी मकान बना पाएंगे और उस काम को करने में अभी सदियां लगेंगी। तो हम अपना घर परिवार भी नहीं बनाएंगे, धन संपत्ति भी नहीं बनाएंगे। साहब ने जो जो नारे दिए, जो जो बातें किए, वो बातें दिल में घर की और गांव-गांव निकल पड़े। पैदल पैदल साहब घूमे, साइकिल साइकिल घूमे और जिस तरीके से कर्पूरी ठाकुर जी के पास कोट नहीं था, साहब कांशीराम के पास भी कोट नहीं था। ठंड का मौसम शुरू हुआ, मीटिंग के बाद एक महिला बोली साहब ठंडी लग जाएगी, स्वेटर शॉल खरीद लीजिए। साहब को अरे अच्छा ठीक है देखता हूँ। और मीटिंग के बाद साहब ऐसे पैदल जा रहे थे तो बाजार के बीच से जब निकलते हैं तो एक शॉल और स्वेटर की दुकान दिखाई देती है। साहब कांशीराम उसमें जाते हैं। दुकानदार सोचता है कि देखने में साहब कांशीराम लंबे चौड़े तगड़े से, जैसे हमारे साहब लोगों की पर्सनालिटी है, ऐसे लंबे से अच्छे से सुंदर से थे देखने में। दुकानदार महंगा महंगा कोट दिखाता है, साहब की जेब में केवल 5 रुपया होता है। दुकानदार से पूछते हैं कितने का कोट है भैया? बोले 1500 रुपये का है, ज़्यादा महंगा नहीं है। बोले मेरे पास इतना पैसा नहीं है। बोले अरे 150 रुपया कम दे दीजिएगा, कौन सी बड़ी बात है आपके लिए। साहब इनकार करने लगे, ज़्यादा जिद करने लगे तो दुकानदार पूछ लिया अरे भैया काहे इतना मना करत हुआ, कितना पैसा तोहरे लगे है जौन बार बार मना करत हुआ। तो साहब कहते हैं मेरे पास केवल 5 रुपया है। दुकानदार बिगड़ जाता है, बेइज्जत करता है, कहता निकल जा दुकान के बाहर। जब औकात नहीं थी, हैसियत नहीं थी तो दुकान के अंदर घुसा कैसे?
साहब निकल जाते हैं चुपचाप, बिना बेइज्जती का आवाज़ किए हुए निकल जाते हैं। कहते हैं भैया ये 5 रुपया में कोट कहाँ मिलेगा, ज़रा ये बता दो। कहने लगे 5 रुपये में कोट चाहिए तो चला जा मुर्दा घाट। और साहब सच में चले जाते हैं मुर्दा घाट, और मुर्दा लोगों का कपड़ा तहिया के रखा रहता है, उसी में से एक कोट उठाते हैं, पहन लेते हैं। दुकानदार वो मुर्दा घाट का सोचता रहे, इतना अच्छा सुंदर सा देखने वाला व्यक्ति वो मुर्दा आदमी का कपड़ा पहनना। बोले साहब आपके लिए नहीं है, ये मुर्दा आदमी का है। साहब कहे तो हमको फिटिंग हो गया, बताओ कितना दे दें। बोले साहब 5 रुपया दे दीजिए। जेब में से 5 रुपया निकाल के दे देते हैं। एक मुर्दा घाट से मुर्दा आदमी का कपड़ा पहनने वाले ने देखिए कितनी बड़ी क्रांति ला दी कि आप सबको, हम सबको सूट बूट कोट पैंट टाई पहन करके बोलने के लायक बना दिया। मैं इस बात को हर जगह बोलती हूँ कि मुझे BHU में नौकरी का अधिकार मेरे बाबा साहब ने दिया, शिक्षा का अधिकार बाबा साहब की वजह से मिला, संविधान की वजह से मिला, लेकिन इस मंच पे हमारे सम्मानित साथियों के सामने बोलने का साहस मुझे मेरे कांशीराम साहब की वजह से मिला। वही साहब कांशीराम जब बिहार आते हैं, माननीय कर्पूरी ठाकुर जी से मिलते हैं तो उनको निमंत्रण देते हैं कि जब वो कह रहे हैं, बाबूजी का नारा था 90 पे 10 का शासन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, हमारी संख्या ज़्यादा है, 90% हम हैं और हमारे ऊपर 10% लोगों का शासन नहीं चलेगा। साहब यूपी में बोल रहे हैं हम 100 में 85 हैं। जब इस नारे को लेके साहब उत्तर प्रदेश में अपना राजनीतिक संगठन लॉन्च करते हैं तो कर्पूरी ठाकुर जी खड़े होकर के साहब कांशीराम के सम्मान में बोलते हैं कि आपको आपका नेता मिल गया है, आपको आपका जननायक मिल गया है। वो जननायक, जैसे मैंने अपने नाम पे कोई धन संपत्ति नहीं रखा, साहब कांशीराम ने भी अपने नाम पे कोई धन संपत्ति, मकान, दुकान कुछ भी नहीं रखा। जीवन बिता दिया इन महापुरुषों ने आपको हमको जागरूक करने में। और फिर कहा, क्या कहा कि चुनाव लड़ने तो पहुंच गए हम, लेकिन हमारे पास तो पैसा नहीं था। एक जूता गांठने वाले को, भैंस चराने वाले को, मछली मारने वाले को, तमाम तथाकथित छोटी जातियां जो थीं उनको उठा के चुनाव में खड़ा किया। जेब में पैसा नहीं था, साहब ने कहा चलो चुनाव लड़वाते हैं। जैसे साहब ने हमको इन्वाइट किया ना सबको कि हाँ लिट्टी चोखा बन रहा है, शाम को घर में खा के जाना। इतनी बड़ी शख्सियत और लिट्टी चोखा की बात करे तो वो तो इतनी बड़ी बात हो जाती है। साहब ने कहा चलो चुनाव लड़वाते हैं। साहब खुद निकल गए, ड्रम ले लिए हाथ में और कहे कि वोट चाहिए और उस वोट के साथ आपका एक नोट चाहिए। 1 वोट 1 नोट। वही बात जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कही थी, 1 वोट 1 वैल्यू। तुम्हारा वोट और प्रधानमंत्री का वोट की कीमत एक बराबर होगी। साहब उस कदम को आगे बढ़ाए, बोले तुम्हारा 1 वोट चाहिए और उस वोट के साथ तुम्हारा 1 नोट भी चाहिए, क्योंकि तुम अपना 1 रुपया भी दोगे तो तुम्हारे दिल में ये जज्बा आएगा कि मैंने जिसको वोट दिया है, नोट दिया है, उसी को मुझे वोट डाल करके आना है। इस तरीके से साहब ने तिनका तिनका जोड़ के आपको हमको तैयार किया। बिहार में भी साहब आए, पीछे से बाम सेफ, DS4 तमाम जो गैर राजनीतिक संगठन चल रहे थे, और इसके साथ ही साथ जो आज के वर्तमान आपके महापुरुष जिंदा हैं, जिनको बार बार परास्त करने की कोशिश की जा रही है। जो पहला फोटो आपको दिखाई दे रहा है, हमारे जो आज के जनता के नायक माननीय लालू यादव जी, ये रथ रोके थे, ये विजय का रथ रोके थे, साथ दिया था, ये ताकत बन के उभर रहे थे। उनके साथ में हमारे मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी, उस समय तो वो थोड़े उम्र में कम थे, लेकिन ये सारे लोग ताकत बन के उभर रहे थे। इधर से बिहार ताकत बन के उभर रहा था, उधर से उत्तर प्रदेश में साहब का मिशन आगे बढ़ा रहा था। और फिर इन दोनों मिशन के बीच में जब मंडल कमीशन की लड़ाई चलती है तो मंडल के ऊपर कमंडल को भारी कर दिया जाता है। जैसे आज भी इस सभा में मुझे कमंडल भारी दिखाई दे रहा है। इतनी विचारधारा की लड़ाई है, वो विचारधारा कैसे खत्म कर पाओगे, कैसे लड़ पाओगे उस विचारधारा से? हम तो लड़ने के लिए धागा तोड़ दिए, लेकिन हम तो लड़ने के लिए टीका नहीं लगाए, लेकिन तुम तो आज भी उस विचारधारा को ढोए हुए घूम रहे हो। तो मेरे सारे बंधुओं, जो ये फूट डाली जा रही है हमारे बीच में, जहाँ पे हम लोगों को पिछड़ा बताया जा रहा है, हम 100 में 90 हैं। बिहार ने जातिगत जनगणना करके इस बात को साबित कर दिया कि हमारी संख्या ज्यादा है, फिर भी हमको क्यों पिछड़ा बताया जा रहा है? हम तो अगड़ों में भी अगड़े हैं। तुम मुट्ठी
भर हो, अगड़े बने हुए हो और हम संख्या में ज़्यादा होके भी पीछे हैं, वो सिर्फ इस वजह से तो जो ऊंच नीच का क्रम बैठा के रखे हैं, जहाँ पे अहिर कहता है मौर्या से तू कैसे ऊंचा, मैं तुझसे ऊंचा, मौर्या कहेगा लुहार से तू कैसे ऊंचा, तुझसे ऊंचा तो मैं, वो कहेगा नाऊ से मैं तुझसे ऊंचा, फिर नाऊ कहेगा लुहार से, इस तरीके से कहार से, सुनार से, चमार से, धोबी से, पासी से, खटीक से, ये जो ऊंच नीच में हम लोग बंधे हुए हैं, इसी का फायदा उठा करके वो चुनाव में आपको हिंदू बनाता है। सारे हिंदू एक हो जाओ, सारे हिंदू एक हो जाओ, और जब चुनाव बीतता है उसके बाद लोहार लोहाटी में, अहिर अहिरौटी में, भर भरौटी में, चमार चमरौटी में, धोबी धोबियाने में, पासी पसियाने में नजर आता है, तब कोई हिंदू नजर नहीं आता है। और कितना आसान है आपको हिंदू बना लेना, एक नशा है ये हिंदुत्व का जो हमारे दिमाग पे फैलाया गया है, भरा गया है। ये जो नशा हमारे दिमाग में भरा गया है कि सारे हिंदू एक हो जाओ तुमको हिंदू बना करके, और फिर ऊंच नीच का क्रम चुनाव के बाद समझ में आता है। उसी प्रकार से आज़ादी के समय से जिनकी जयंती पे हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, जो कौमी एकता के प्रतीक हैं, मौलाना मजरुल हक, जिन्होंने अपना पूरा जीवन आपको इकट्ठा, आपको बराबरी का हक दिलाने के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया और कहा कि हिंदू मुसलमान की लड़ाई हमारा विषय नहीं है। इन्होंने कहा कि जब ये इकट्ठा करने की बात कर रहे हैं तो उसका काट आज की सरकारें आपके सामने अभी से नहीं, मंडल के कमीशन के समय से लेके आ रही हैं। कहते हैं कि तुम्हारा दुश्मन मुसलमान है। मेरे प्यारे भाइयों, जिन लोगों के दिमाग में ये कचड़ा बैठाया गया है कि तुम्हारा दुश्मन मुसलमान है, तो मैंने अभी कहा ना कि मैं BHU में प्रोफेसर बन पाई, मुझे शिक्षा का जो अधिकार ज्योतिबा फूले की वजह से मिला, उस जमीन को जिस पे स्कूल खोला गया वो तो एक मुसलमान ने ही दिया था, तो कैसे कह सकते हैं कि तुम्हारा दुश्मन मुसलमान है। उसी प्रकार से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जब पानी के तालाब का सत्याग्रह कर रहे थे, चावदार तालाब सत्याग्रह, उस तालाब का सत्याग्रह करने के लिए भी एक मुसलमान ने अपनी ज़मीन दी थी। कितनी आसानी से कहते हैं कि तुम्हारा दुश्मन मुसलमान है, मुसलमानों सब पाकिस्तान चले जाओ, मुल्ले हैं, ये तमाम तरीके की बातें जब की जाती हैं तो एक बार क्वेश्चन पूछ के देखो ना कि तुमको अहिर, गरेड़िया, धोबी, पासी, लुहार, सुनार, कहार, चमार, इन जातियों में क्या मुसलमानों ने बांटा है? बताइए, क्या मुसलमान आपके साथ जातिगत भेदभाव करता है? फिर भी हर चुनाव से पहले ये क्यों कहते हैं कि तुम्हारा दुश्मन मुसलमान है? क्योंकि इन्हें पता है कि आज़ादी के समय जो सबसे बड़ा एक स्ट्राइक किया था, जो एक सबसे बड़ा जो एक काम किया था, जो वो एक शिगुफा छोड़ा गया कि मुसलमान हो तो पाकिस्तान चले जाओ, और उसके बाद ये उम्मीद की गई भारत में रहे, जो भारत के लोग हैं, भारतवासी है, वो भी पाकिस्तानी ही होने चाहिए। ये तब से इन्होंने शुरू किया 1947 से, और वो आज तक चलता आ रहा है। इसलिए कौमी एकता के जो महानायक मजरुल हक की जयंती पे आप और हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, इस बात को ध्यान रखिए कि हालात कुछ इस तरह से बेकाबू हो गए हैं, हालात कुछ इस तरीके से बेकाबू हो गए हैं कि चूड़ियाँ पहन ली हैं तलवार बेचकर। हम लोगों ने अपनी चुप्पी जो साध ली है, ना बोलने की जो आदत फितरत पैदा कर दी है, ये हमारे लिए बहुत नुकसानदायक हो रही है। इस बात को जानिए कि किस तरीके से हमको एक जाति और एक धर्म विशेष के खिलाफ नफरत का माहौल पैदा किया जा रहा है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, जो विरोध कर रहे हैं, मुसलमानों के खिलाफ एक नफरत का माहौल पैदा कर रहे हैं, ऐसी राजनीति से आपको और हमको सावधान रहना है, अपनी विरासत को पहचानना है। ये देश इन तमाम जो हमारे मजरुल हक जैसे तमाम क्रांतिकारी साथियों की वजह से, इनकी शहादत की वजह से, इनके जो क्रांतिकारी विचार थे, इनकी वजह से इकट्ठा हो पाया। इस विरासत को आपको और हमको संभाल के रखना है। हमारा उद्देश्य केवल वो चमचों की फौज MP MLA बनने तक सीमित नहीं है। साहब कहते थे कि MP MLA बनने से ज़्यादा ज़रूरी है इस तरीके के सामाजिक परिवर्तन के आयोजन चलते रहना। तो सरकार बने ना बने, सत्ता मिले ना मिले, सामाजिक परिवर्तन की गति कभी रुकनी नहीं चाहिए। हर चुनाव से पहले ये जो मुसलमान नाम का जुमला है, ये काम करता है। देशभक्ति के नाम पे आपको बेवकूफ़ बनाया जाता है, इस बात से थोड़ा सावधान रहिए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने उस भारत देश के उस कलंक को धोया जिसमें हमको आपको नीच बना करके रखा। उन सारे महापुरुषों के संघर्ष को थोड़ा सा जानिए, थोड़ा सा समझिए। और मौलाना मजरुल हक के सम्मान में इतना कहूँगी,
जो देश को एकता को बनाए रखने का जो हमारे मौलाना साहब ने काम किया, उस विरासत को आपको हमको बना करके रखना है। क्रांतिकारियों की धरती है ये बिहार की धरती। सिर्फ इतना अंत में बात कहूँगी कि खामोश रजामंदी तुम्हें जीने नहीं देगी, खामोश रजामंदी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस मुल्क में जीना है तो कोहराम मचा दो, कोहराम मचाने के लिए तैयार रहिए। एक कोहराम हमारे लक्ष्मण बाबू ने मचाया हुआ है, हालत खराब हो रखी है, जगह जगह बात हो रही है, दबी जबानों में बात हो रही है। हमारे विश्वविद्यालय में भी आपकी बात हो रही है, तमाम जगहों पे बात हो रही है, क्योंकि कोहराम मचाने के लिए आप हमको रोक नहीं पाओगे। मेरे भाइयों, जो बातें हमने आपसे कही हैं, ये बातें आपके अंदर को अगर नहीं झंझोड़ रही हैं, अगर आप अपने आप को आंदोलित आक्रोशित नहीं महसूस कर रहे हो, तो वो जवानी क्या जवानी जिसमें अपने महापुरुषों की कहानी ना हो। तो अगर आपका खून अभी भी उबाल नहीं मार रहा है तो आप आराम से घर में बैठिए, ठंड में घर में अलाव जलाइए, रजाई के अंदर बैठिए, चाय पीजिए, खाना खाइए और सोइए। क्रांति करना, आंदोलन करना आपके काम नहीं है। लेकिन बिहार के लोग हैं, कहाँ कब कौन सी चिंगारी फूटेगी नहीं पता है। तो ये मान के चलिए कि जो महापुरुषों ने सीएम तक का सपना देखा, हमारा सपना इससे एक कदम आगे पीएम तक का होना चाहिए। इस विरासत को हम पीएम तक लेके जाएंगे। और ये तथाकथित ऊंची जाति के लोग आज ये ना सजेस्ट करें कि ये हमारा पीएम होगा, वो हमारा पीएम होगा। हमारा पीएम कौन होगा हम चुनाव के बाद तय कर लेंगे। तुमने जो काम बाबूजी जगजीवन राम के साथ में किया था, वो काम हम तुमको दोबारा नहीं करने देंगे। जिस तरीके से प्रपोजल इन्होंने दिया है ना मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नाम का, ये फिर से हमारे ओबीसी और एससी भाइयों के बीच में फूट डालने का काम है। तो इस फूट से सावधान रहना है और आने वाले 24 के चुनाव में अपना दिमाग खोल करके रखना है। दारू और पैसे का हिसाब नहीं करना है, बल्कि अपने वोट को, अपनी संख्या की ताकत का एहसास कराना है और दिल्ली की गद्दी पे कब्जा करने के लिए कदम आगे बढ़ाना है। ये ज़रूरी नहीं है कि ये कदम अभी तुरंत ही उठ जाएगा, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन कम से कम आगाज़ तो ज़रूर होगा। मैं बहुत शुक्रिया अदा कर रही हूँ अपने अध्यक्ष जी का, इतने सम्मानित हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, इतने सम्मान आपसे जो मिला, मैं नाम नहीं आपका ले पाऊंगी, लेकिन हाँ, मैं आपकी मानस पुत्री जरूर हूँ, क्योंकि बीएचयू में मुझसे पूछा गया कि बिहार की चौधरी हो कि उड़ीसा की चौधरी हूँ। आज मैं गर्व से कह सकती हूँ कि मैं अवध बिहारी चौधरी की पुत्री हूँ। किसकी पुत्री हूँ आज गर्व से कह सकती हूँ। तो बहुत शुक्रिया भाई एमएलसी साहब का भी, वीरेंद्र जी का, जिन्होंने इतना सम्मान, इतना प्यार, इतना स्नेह फ़ोन पे दिया और आज भी उतना मान सम्मान दिया।